हे गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग विद प्रखर। आज फ्राइडे 29 में हम बात करेंगे अपने मार्केट के बारे में, जो कि लगभग 1.5% की गिरावट है, काफ़ी ज़्यादा थ्रू आउट द सेक्टर्स। पहले 12 बजे तक मार्केट संभला रहा, लेकिन उसके बाद बहुत ही तेज़ बिकवाली आई और उस बिकवाली में लगभग ऑलमोस्ट जो आप आखिरी के लगभग अगर आप देखते हैं तो ये बिकवाली जो शुरू होती है वो लगभग 9:30 बजे से शुरू होती है, थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, बट थ्रू आउट मार्केट लगभग 1 से 1.5% के प्रेशर पे रहता है और आखिरी के कुछ घंटों में बिकवाली तेज़ होती है। थ्रू आउट आपको निफ्टी 500 में HDFC बैंक 1.8%, ICICI बैंक थ्रू आउट अवर फाइनेंशियल, सिर्फ अगर आप ICICI EMC को छोड़ दे तो सारे फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी भारी गिरावट थी। RIL के लिए काफ़ी चुनौती थी, लगभग 2.5% की गिरावट। ONGC में 3.5%, 3.25% की, जोमेटो में 2.5% की, और टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज कंपनीज़ में TCS में भी आज हमें अच्छी खासी गिरावट 1.5% की लगभग देखने को मिलती है। HCL टेक इन्फी में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है, बट अगेन विप्रो पे भी हम डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। आज का पूरा जो सेशन होने वाला है उसमें हम दो मेजर न्यूज़ जो कि इंडिया की मैक्रो और इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर होंगी, बाकी स्टॉक मार्केट के कुछ रिजल्ट्स और कुछ मर्जर्स के ऊपर हम बात करेंगे। लास्ट में हम आनंद राठी के 3 रिकमेंडेशंस को लेंगे और मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि हमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को कैसे देखना चाहिए, कैसे उन्हें समझना चाहिए, और वी विल स्टार्ट टू एनालाइज होलिस्टिकली कि ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव हमें क्या बनता हुआ दिख रहा है। वेल तो शुरू करते हैं आज हमारी पहली खबर से। जो हमारी पहली खबर होने वाली है वो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर होने वाली है कि इंडियन गवर्नमेंट नेक्स्ट 1 हफ्ते के अंदर में क्रिटिकल इनफ्लो जो हमारे गिरते हुए रुपए को बूस्ट करने के लिए कुछ कदम लेने वाली है। तो ये 4 कदम इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है और इन चारों कदम मतलब मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये 4 कदम क्या हैं और इनका क्या असर पड़ता है। अब देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया का रुपया दबाव में है और फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। तो जब फॉरेक्स रिजर्व इतनी तेज़ी से घट रहे हैं तो उसके चलते सरकार के जो रणनीतिकार होते हैं वो लगभग उनके पास 3-4 लेवर्स ही होते हैं कंट्रोल करने के लिए। अब इसको आप इस तरह से समझ के देखिए, जैसे आपके पास एक बाल्टी है, उसमें नीचे की तरफ एक छेद है और ऊपर की तरफ आपके पास एक टैप है। टैप से आप बहुत तेज़ी से पानी गिर रहा है आपका, और वो अगर ऊपर से गिरने वाला पानी बहुत तेज़ और नीचे का छेद बहुत स्मॉल है तो आपको हमेशा बाल्टी भरी हुई प्रतीत होती है। तो उसी तरह से जब हम देखते हैं कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन, $500 बिलियन, लगभग हमारी 4 ट्रिलियन के आसपास की इकॉनमी है। तो 4 ट्रिलियन में अगर आप देखें तो हमारे पास 15% के आसपास ऑफ आवर GDP इज़ ऑलवेज रिजर्व्ड इन आवर फॉरेक्स रिजर्व। अब ये रिज़र्व जो होता है बहुत क्रिटिकल होता है। अगर हमें तेल खरीदना है, हमें कुछ भी खरीदना है, उसके लिए रिज़र्व हमारे पास होने चाहिए, जैसे आपके वॉलेट में पैसे होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपका आउटफ्लो जो नीचे का बाल्टी में आपके छेद है वो बहुत तेज़ी से पानी का रिसाव करने लगे और आपका ऊपर का नल धीमा हो जाए, तो आपके पास क्या होगा, क्राइसिस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जैसी 1991 में क्रिएट हुई थी। तो उसी स्थिति को देखते हुए अब हम कुछ 2 मेजर फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो पहला फैक्ट तो जैसे आप अपने पास, जैसे ये तो हमारे पास स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट लेगी टू बूस्ट द इनफ्लो, बट अगर आप पैरेलली देखें तो जो सबसे पहला और बहुत डरावना फैक्ट दिखता है, जो 2026 में अभी तक FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लगभग $24.5 बिलियन इंडिया के इंडियन इक्विटीज़ से निकाल लिए हैं, जबकि 2025 में ये नंबर सिर्फ $18.9 बिलियन का था, $19 बिलियन का था। तो जब इतना ज़्यादा आउटफ्लो होता है तो होता यह है कि कैश क्रंच क्रिएट होना शुरू होता है, क्योंकि पिछले साल 18.9 बिलियन, $19 बिलियन लगभग आप मानिए साल भर में, और इस साल के शुरुआती 5 महीनों में ही आपका लगभग $24.5 बिलियन। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। दूसरी नंबर जिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स फरवरी से लेकर मिड मई तक, लगभग 15 मई तक हम $40 बिलियन गिर गए हैं। ये लगभग 5% की गिरावट है। लगभग अगर आप देखें ये कितना बड़ा नंबर है, जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका जो डिफेंस बजट टोटल डॉलर टर्म्स में होता है हमारा, वो लगभग आपका 80 से 90 बिलियन डॉलर के बीच में होता है। सो अगर इंडियन डिफेंस बजट को आप USD में देखेंगे तो लगभग 85-89 बिलियन, $92 बिलियन के आसपास है, और लगभग $40 बिलियन हम ऑलरेडी अपना खर्च कर चुके हैं सिर्फ 5-6 महीनों में, सिर्फ रुपए को बचाने के लिए। मतलब जितने पैसे हमें लगते हैं पूरे साल अपनी आर्मी, तीनों आर्मीज़ को, एयरफोर्स, नेवी और
आर्मी को सस्टेन करने के लिए उससे आधा पैसा हम लगभग सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट रुपये को बचाने में खर्च कर चुके हैं। और फिर भी पिछले 4 सालों में 20% से ज़्यादा की USD INR में गिरावट है। अगर आप USD INR को देखेंगे तो वो काफ़ी सब्सटैंशियल गिरावट दिखती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो आपको ये गैप काफ़ी बड़ा प्रतीत होता है। तो लेट्स कम टू तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। तो पहला स्टेप तो उन्होंने लिया कि LTCG टैक्स रिलीफ दिया है। तो अब LTCG होता क्या, कई लोग नहीं समझते हैं। तो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स होता है। मान लीजिए आपने एक प्लॉट 10 लाख का लिया, 5 साल बाद वो 15 लाख का हो गया, आपने 5 लाख रुपये जो प्रॉफिट बनाया उस पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। सेम फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये वैल्यू 12.5% होती है। लेकिन अगर आप देखें सिंगापुर या USA में यही टैक्स सिर्फ 5 से 10% है। तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्शन नहीं है। और प्लस अगर आप देखेंगे तो इंडिया का मार्केट है, इंडिया का मार्केट पिछले 5 साल लगभग पिछले 3 साल से वहीं खड़ा हुआ है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो हम जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो इस वजह से जो ओवरऑल इन्वेस्टर है उसके लिए ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव हो जाता है कि मार्केट में कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहना। तो इस वजह से भी इतना हाई टैक्सेशन और इतना ज़्यादा प्राइस कर्व के बीच में, जैसे अगर आप देखें हम लगभग 2 साल से वहीं खड़े हैं। तो FPI के लिए यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि क्या उसे यहाँ पर रिटेन करना है या उसे अपना लॉस बुक करके उन इकोनॉमीज़ की तरफ मूव करना है जहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न्स बनना है। जैसे ताइवान का ताइवानीज़ वेटेड इंडेक्स है, इंडिया से लगभग $24 बिलियन निकले और पूरे के लगभग $25 बिलियन का इन्फ्लो है ताइवान के मार्केट में। तो ताइवान के मार्केट में वहाँ पर 83% का उनको रिटर्न बन रहा है और टैक्स भी सिर्फ 5% का है। वहीं इंडियन मार्केट में अगर आप देखें तो 5 साल में ना ही कोई रिटर्न बन रहा है, लगभग हम वहाँ के वहीं खड़े हुए हैं और 12.5% का अगर आपने कोई रिटर्न बना भी लिया तो आपको टैक्स देना है। तो इससे FPI भाग रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा रुको रुको रुको, हम 12.5% को ये कम करने की कोशिश करते हैं। विद होल्डिंग टैक्स कट, लगभग 20% का विद होल्डिंग टैक्स कट। आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा मैं विद होल्डिंग टैक्स कट होता क्या है। तो विद होल्डिंग टैक्स सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। आपने बैंक में FD की 1 लाख रुपए की, आपको 1 साल बाद 1,08,000 रुपये मिला, 8% का आपका इंटरेस्ट था। तो बैंक क्या करता है कि आपको 8,000 रुपये में से 10% का TDS काट के 7,200 रुपये ही रिटर्न करता है। कभी भी आपको पूरे 8,000 रुपये नहीं देता है। तो जो TDS होता है ये भी इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के केस में जब आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे लेट्स अज्यूम किसी FPI ने इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगाया, तो जब उसने बॉन्ड्स में पैसा लगाया तो FPI के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जैसे ही उसने पैसा बनाया वो उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा उस इंटरेस्ट पे जो आपने बनाया। तो जब 20% आप टैक्स काट लेंगे तो उसने जो 100 रुपये बनाए थे उसमें से सिर्फ वो 80 रुपये ही लेके जा पाता है। ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 2023 से पहले ये रेट सिर्फ 5% का हुआ करता था। 2023 में जब अपने मार्केट में ये सब बल्ले बल्ले चल रही थी, अगर आप 2023 देखें तो 2023 के नेट रिजल्ट जो आपके थे वो लगभग 60% का राइज था थ्रू आउट मार्केट में। तो अगर हम एक ईयर अप्रैल टू सितंबर देखें 16 महीने का, तो सारी ही चीज़ें अच्छी दिख रही थी। तो मार्केट में निर्मला सीतारमन ने भी सोचा और फाइनेंशियल कमिटीज़ ने सोचा कि वाई नॉट टैक्स FPIs मोर। FPIs at that time they were ready to pay that tax, but right now nobody is. So most probably ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये नीचे आने वाला है। LRS लिमिट्स हैं, जैसे अगर आप LRS होता है, अगर LRS को आप समझने की कोशिश करेंगे तो LRS इज़ वेरी सिंपली लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। सो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होता है, रेमिटेंस जब आप अपने पैसे को एक देश से दूसरे देश मूव करते हैं तो उसमें लिबरलाइजेशन करना। तो अभी जो करंट लिमिट्स हैं वो लगभग $250,000, $2.5 लाख आप लगभग एक साल में एक व्यक्ति बाहर विदेश में भेज सकता है। अगर 100 के हिसाब से रफली एवरेज लेके चले तो लगभग 2,30,00,000 रुपए के आसपास पैसा वो एक साल में यहाँ से विदेश भेज सकता है। अब अगर आप सोचेंगे तो जैसे कोई अगर एजुकेशन है, किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आप ट्रैवल करने जाते हैं, आप कुछ विदेशों में निवेश कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, किसी भी लीगल काम के लिए आप अगर रुपये को किसी फॉरेन मुद्रा में कन्वर्ट आप भेज रहे हैं तो आप रेमिटेंस का यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली भारत में रेमिटेंस से बहुत ज़्यादा इनकम आती थी, लेकिन पिछले एक साल में FY26 में इंडियन रेसिडेंट्स ने LRS के थ्रू लगभग $29 बिलियन, $28.98 बिलियन बाहर भेजे हैं। ये उतना बड़ा अमाउंट नहीं है लेकिन बड़ा अमाउंट है। तो सरकार इस पर थोड़ा रोक लगाना चाहती है, इसे कम करना चाहती है। तो इसके लिए 2,50,000 जो लिमिट है इसको शायद
अगले ही हफ्ते तक आपको सुनने को मिल जाएगी $1,25,000 के आसपास होने वाली है। और चौथा जो कट है वो गोल्ड इंपोर्ट पे है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि सोना कम से कम खरीदें, क्योंकि वहाँ पर हमें जो पेमेंट के सेटलमेंट होते हैं वो डॉलर में करने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल न्यूज़ डेवलपमेंट बनते हुए दिख रही है। हो सकता है आपको थोड़े दिनों में यहाँ पर इस न्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स अभी से लिखे जाने शुरू हो गए हैं, आपको हो सकता है इसके बारे में और डिटेल्स मिलने लगे। लेकिन इन 4 लीवर्स के अलावा मेजर कोई दूसरा लीवर है नहीं। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पे, जो कि है चाइना टाइटन्स होल्ड ओवर इंडियाज़ न्यू एज सेक्टर। तो अब जैसे अगर हम न्यू एज सेक्टर को देखते हैं तो न्यू एज सेक्टर है क्या? जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक कार्स हैं, अब हम कह रहे हैं हम ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, हम कार इलेक्ट्रिक ईवीज़ यूज़ करेंगे। पर इफ़ यू लुक क्लोजली, ईवीज़ के अंदर भी आपके क्या है, परमानेंट मैग्नेट्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनको हम आत्मनिर्भर नहीं है उसके रिगार्ड में। ये ज़्यादातर ये सारी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे अगर लेट्स अज्यूम मेजर जो न्यू एज सेक्टर्स मुझे दिखते हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स, विंड एनर्जी और डिफेंस में मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़ दिखता है इन क्रिटिकल मेटल्स का। अब जैसे अगर आप एक छोटी सी बात समझें, टाटा नेक्सॉन ईवी हम बना रहे हैं, टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी बनाई जिसमें मेड इन इंडिया का हमें काफ़ी गर्व है। लेकिन उसकी जो लिथियम आयन बैटरी है, जो उसकी लिथियम आयन बैटरी, उसके लिए जो लिथियम कार्बोनेट चाहिए वो कहाँ से आता है? 52% से ज़्यादा लिथियम कार्बोनेट चाइना से अकेले आता है। और अप्रैल में चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पे एक उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस अप्रैल 2025 में, जब ये पूरा डोनाल्ड ट्रंप और ये फियास्को हो रहा था, तो उन्होंने अपने इन मिनरल्स पे सप्लाई चेन्स को थोड़ा सा टाइट किया। अब अगर ये मिनरल्स जो कि हम 52% लगभग चाइना से सीधे उठा रहे हैं और चाइना इन्हें रोकता है, तो इस पर इंडिया की जो ग्रोथ का फ्यूचर है वो थोड़ा सा ब्लीक होता है। मैं थोड़े और फैक्ट्स आपको देता हूँ जो मैंने नोट डाउन किए थे। लगभग ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर लिस्टेड है। तो अगर आप देखेंगे कि चाइना का जो लिथियम आयन शेयर का बैटरीज है वो 84% से ज़्यादा है। जो हम लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट करते हैं वो 84% से ज़्यादा चाइना से आती हैं। परमानेंट मैग्नेट की जो सप्लाई होती है वो 78% से ज़्यादा चाइना से होती है। जस्ट नोटिस दिस फैक्ट। अब जैसे अगर आप देखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट्स कहाँ यूज़ होते हैं, तो डिफेंस से लेके हर जगह पर परमानेंट मैग्नेट्स का, ऑडियो डिवाइसेस में, ईवीज़ में, मेडिसिन में, एमआरआई मशीन आपकी पूरी की पूरी परमानेंट मैग्नेट्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। जब तक एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी आप रेजोनेट और इमेजिंग कर नहीं सकते। आपके इंडस्ट्रियल पंप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आप परमानेंट मैग्नेट्स देखें तो हम 78% हम चाइना से ही इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत क्रिटिकल हो जाता है। लिथियम कार्बोनेट मैंने आपको बताया, रेयर अर्थ कंपाउंड्स हैं, हमारा रेयर अर्थ कंपाउंड्स का एक्सपोर्ट डबल हो चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में। चाइना के पास जो ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व है उसका लगभग 60% अकेले चाइना कंट्रोल करता है, और चाइना का भी ग्लोबल रेयर अर्थ का कंजम्पशन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये एक, अगर इंडिया को चाइना +1 स्ट्रैटेजी में चाइना के पैरेलल खड़ा होना है तो हमें इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी है। सॉरी, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ट्राई नहीं कर रहा है, ओवरऑल इंडिया की तरफ से भी एफर्ट्स है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन जैसे अगर आप FY25 में हमारे इंपोर्ट्स देखें वो $490 मिलियन के थे, इस FY26 में वो $521 मिलियन के हैं। 78% ऑफ इंडिया का जो परमानेंट मैग्नेट है वो भी हमारा इम्पोर्टेड है। अब जैसे बहुत ही स्ट्रैटेजिक मेटल्स होते हैं, जैसे जर्मेनियम है, वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक मेटल होता है जिस पे हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा चाइना पे बनी हुई है। अगर हमें विंड टर्बाइंस बनानी है, विंड टर्बाइंस बनाने के लिए भी जैसे हमारा इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, और न्यूक्लियर एनर्जी का 2047 तक 100 गीगावाट का है। उस टारगेट को भी रीच करने के लिए हमें काफ़ी हद तक इन डिपेंडेंसीज़ को कम करने की आवश्यकता है। और सेमीकंडक्टर्स में जैसे हमें, अगर आपको, जैसे मैंने जर्मेनियम का मेंशन किया, तो जर्मेनियम का 33% सप्लाई चाइना से आता है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉक्सकॉन, सैमसंग, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी प्लांट्स लग रहे हैं इनको जर्मेनियम की बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आप जर्मेनियम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जर्मेनियम का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स है, इंफ्रारेड केबल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स है, सोलर सेल एंड पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट है। पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट जितने भी आपके पेट प्लास्टिक्स होते हैं, पॉलीएथिलीन टेट्राफ्लेट प्लास्टिक्स, उनके लिए आपको जर्मेनियम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। और हमारी लगभग 33% डिपेंडेंसी जर्मेनियम की चाइना पे है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल फैक्ट हो जाता है। सो वी शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ दीज फैक्ट्स। और इंडियन गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो इसी रिस्पेक्ट में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखती है
जैसे इंडिया यूएस का जो क्रिटिकल मिनरल्स पैक्ट हुआ है 3 दिन पहले 26 मई को, उसका भी ओवरऑल पर्पज़ यही था कि इसका एक अल्टरनेट सप्लाई चेन बनाना। हमारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है NCMMM, जिसमें हम लगभग 34,000 करोड़ का आउटले माइनिंग, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग को बूस्ट करने के लिए लगा रहा है। अब देखिए जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं करेगा। अब इसका जो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए लगभग 1200 प्रोजेक्ट्स हम इनिशिएट करने वाले हैं FY31 तक। अब इसमें 1200 प्रोजेक्ट में सक्सेस रेट बहुत कम होता है, और इसमें जितने भी हम 15 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए करने वाले हैं, ये सारा का सारा हमारे PSUs के थ्रू करने वाले हैं। तो आपको लचर व्यवहार की आप समझ के चलिए कि ये बहुत ही लचर तरीके से होने वाला है। तो पॉलिसी में हमें शिफ्ट की ज़रूरत होने ही वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ का भी एक स्कीम है जो कि लगभग 7,280 करोड़ में सिनरेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बढ़ावा देने की कोशिश करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट अगेन हमें इन मिनरल्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब अगर आप पूछेंगे कि इंडिया में एक्चुअली कौन से क्रिटिकल रेयर मिनरल्स इंडिया खुद बनाता है, तो जितना मुझे पता है सिर्फ 4 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो इंडिया खुद बनाता है। और उन 4 रेयर अर्थ मिनरल्स में अगर आप देखें तो मैंने उनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर: कॉपर, ग्राफाइट, फॉस्फोरस एंड टाइटेनियम। ये 4 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिन्हें हम बनाते हैं, बाकी सारे हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सो दैट इज़ अनदर न्यूज़ जिसको हमें काफ़ी ध्यान से समझना चाहिए, देखना चाहिए, और इंडियन पॉलिसी मेकर्स को इस चीज़ को समझते हुए आगे अपने स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजी और AI पे। तो टेक्नोलॉजी और AI पे जो मेजर फर्स्ट सबसे बड़ी खबर मुझे बनती हुई दिख रही है, TCS ने मिस्ट्रल के साथ में टाई अप किया है। मिस्ट्रल AI मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जो मिस्ट्रल AI है, ये फ्रांस की कंपनी है जो कि LLM और असिस्ट जो दे क्रिएट कस्टम एजेंट्स ऑन टॉप ऑफ योर LLMs। सो अब लेट्स अज्यूम, इमेजिन आप TCS है और आपके जो क्लाइंट का रेंज है बहुत ब्रॉड है। अगर आप मिस्ट्रल के पार्टनर्स को देखें तो मिस्ट्रल काफ़ी बड़े बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप कर चुका है। एयरबस के साथ इनकी पार्टनरशिप है, मेजर जायंट्स के साथ इनकी मिस्ट्रल की पार्टनरशिप है। तो TCS का जो ये डिसीजन है कि वो खुद अपने LLM नहीं बनाना चाहते। अगर आप LLMs को देखें तो LLM बनाना इट्स नॉट अ ईजी बिजनेस। अगर आप ओपन AI को देखें तो ChatGPT के जितने भी, जैसे इमेज जनरेशन में उन्होंने सौरा को उन्हें डिसकंटिन्यू करना पड़ा, और भी कई सारे सेगमेंट्स में उनकी जो ओवरऑल है वो श्रिंक कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी इतने सारे GPUs को बर्न करने की, दैट एंडेड अप नो वेयर। इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर टू रन दीज LLMs। और जब ये LLMs इतने कॉस्टली हो जाते हैं तो अगर TCS के पास जो भी कैश रिजर्व्स हैं वो इन LLMs को बनाने में लगा देते हैं, तो हो सकता है वो LLM तो बना लें, पर वो अपने कैश रिजर्व्स, जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स है, जो उनकी सर्वाइवेबिलिटी है, वो उसको इम्पैक्ट कर लें। तो TCS ने ये बेटर डील अपनाई है, और उनका जो क्लाइंट बेस है वो भी बहुत ही वर्सेटाइल है। एक तरफ उनका क्लाइंट इनकम टैक्स है, एक तरफ उनका क्लाइंट कोई गवर्नमेंट PSU है, उनकी जो क्लाइंट्स की प्रोफाइल है ब्रिटिश पेट्रोलियम है। तो इन सारे क्लाइंट्स को एक साथ केटर करना वाया सिंगल LLM इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इस वजह से जो मिस्ट्रल की उनकी पार्टनरशिप है वो पे पर गो बेसिस पे वो बहुत जल्दी AI एजेंट्स के थ्रू इन लेगेसी सिस्टम्स को ऑटोमेट और इन्हांस कर सकते हैं। तो आई थिंक TCS के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग हो जाती है। और TCS का जब हम ओवरऑल स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो TCS में जो करेक्शन है वो भी हमें काफ़ी हैवी दिखता है। यहाँ पर कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे अगर हम TCS को देखते हैं, TCS का अगर हम P&L स्टेटमेंट देखते हैं तो लगभग 6% की सेल्स ग्रोथ है, जो कि इन्फ्लेशन से भी नीचे है। और जो हिस्टोरिकल 10 ईयर्स की और 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ है, उससे सेल्स ग्रोथ में उनकी गिरावट आई है, पर जो उनका प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 8% के हिसाब से कंसिस्टेंट है। बट जो स्टॉक प्राइस पिटा है वो काफ़ी ज़्यादा पिट गया है। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो को देखने की कोशिश करें कि कितना मार्केट कैप और कितनी TCS की नेट सेल्स है, तो TCS हिस्टोरिकली लो मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड कर रहा है। 3 के मार्केट कैप टू सेल्स पे आपको TCS लास्ट टाइम जो आपको देखने को मिला था वो लगभग आपको 2009 का जो अंत है, लगभग 2009 के अंत में देखने को मिला था, और सेल्स कंटिन्यूसली TCS के ऊपर गए। तो यहाँ पर आपको एक ही डिसीजन ले, मतलब TCS में अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर्स का भी जो ओवरऑल अक्यूमेन है, तो DIIs ने TCS को काफ़ी ज़्यादा ऐड किया है, FIIs ने 2 बेचा है, बट एक बिज़नेस एक स्टेज के बाद थोड़ा प्रॉफिटेबल दिखने लगता है। तो हमें आगे यही देखना है कि जब ये AI की वेव सेटल होती है तो TCS किस तरह से इसमें अनस्केथ निकलता है या TCS इसमें नुकसान उठाता है। बट ओवरऑल जो TCS का टाई है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो
TCS ने क्लेम किया है कि दे आर द फर्स्ट ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर टू लेवरेज मिस्ट्रल फोर्ज। जो मिस्ट्रल का फोर्ज है वो काफ़ी पावरफुल AI मॉडल है उनका, और मिस्ट्रल फोर्ज को यूज़ करके TCS कस्टम AI मॉडल्स बनाएगा जो कि ग्राउंडेड होंगे स्पेसिफिक क्लाइंट की प्रोप्राइटरी पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। और जो डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, इसको करने के लिए TCS को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट अपनी तरफ से स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, जिस एनर्जी को वो जल्दी डिप्लॉय करके बहुत ज़्यादा AI पार्टनरशिप्स को एक्वायर कर सकते हैं। TCS अपना एक डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिस्ट्रल वो इस्टेब्लिश करेगा, जो कि जॉइंट इनोवेशन सेंटर होगा, और इसका जो सपोर्ट होगा वो कंटिन्यूड होगा, और जो मिस्ट्रल के बीटा मॉडल्स होंगे उनका भी अर्ली एक्सेस TCS को मिलेगा। सो आई फील दिस इज़ अ गुड ओवरऑल डील फॉर TCS। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम्स पे भी देखते तो जो TCS की पिटाई है वो लगातार जारी है, और कहीं पर भी TCS का सपोर्ट अभी हमें दिखता नहीं है। लगभग जो जुलाई में इनके नंबर, नेक्स्ट जो नंबर्स इनके होंगे वही हमें एक्चुअल आइडिया देंगे कि TCS का ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में। प्रीसीडिंग क्वार्टर में TCS का परफॉर्मेंस जो था वो लगभग स्लाइटली दे मिस देयर टारगेट, बट स्टिल ओके। नेक्स्ट न्यूज़ TCS के छोटे भाई विप्रो की तरफ से आते हुए कि विप्रो ने भी अपनी जो पार्टनरशिप है वो सर्विस नाउ के साथ की है। जो सर्विस नाउ के साथ विप्रो की पार्टनरशिप है वो लगभग, जिसके बाद विप्रो लगभग 4% बढ़ा था। आज अगर हम विप्रो की हालत देखें तो विप्रो लगभग जितना बढ़ा था उतना ही टूट गया है, लगभग 1.5% आज भी ऊपर था, बट नेट विप्रो अभी भी काफ़ी ज़्यादा, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो विप्रो भी अपना स्ट्रक्चर तोड़कर, लॉगरिथमिक चार्ट अगर हम देखें तो विप्रो भी अपना मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर तोड़ के डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर परसू कर रहा है। विप्रो की जितनी मुझे याद है उनकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है रही है पिछले क्वार्टर्स में। P&L स्टेटमेंट पे अगर हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 3 साल की 1% की सेल्स ग्रोथ है। इसे कोई सेल्स ग्रोथ कहते ही नहीं है, मतलब 1% से जो धंधा बढ़े वो धंधा बढ़ना ना बढ़ना बेकार है। तो विप्रो के लिए भी एक शॉर्ट टर्म में अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखती है। और जो विप्रो अपना इंटेलिजेंस है, विप्रो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, उसे सर्विस नाउ के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जो HR है और प्रोक्योरमेंट और साइबर सिक्योरिटी में इनका थोड़ा सा इसमें इनको बेनिफिट और लेवरेज मिलता हुआ दिख रहा है। तीसरी न्यूज़ जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स और रिजल्ट से एसोसिएटेड आती हुई दिख रही है मुझे, वो थी एजिस लॉजिस्टिक्स ने अब उनका Q4 FY26 के जो रिज़ल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। गैस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा धमाचौकड़ी अभी मची रही है पिछले कुछ समय में, काफ़ी उठापटक के बाद भी मंथली टाइम फ्रेम पे जब हम एजिस लॉजिस्टिक्स को देखते हैं तो वो अपना मंथली सपोर्ट को स्टिल क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। स्टिल दे आर नॉट अप टू दैट प्लेस, वो स्टिल अभी मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रगल कर रहा है। बट अगर आप इसे वीकली टाइम फ्रेम्स पे या छोटे टाइम फ्रेम्स पे देखें तो एक क्लियर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। ये इंडिकेटर मेरा कस्टम अपना है, इसे ये आपको शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो TRS जैसे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स, ब्रेक ऑफ सपोर्ट, ट्रेलिंग हाई, ट्रेलिंग लो को एक साथ क्लब करके एक आपको कंसाइज पिक्चर पेंट करने की कोशिश करता है ये इंडिकेटर। अगर हम इसे मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो सारी ही नॉइज़ क्लियर हो जाती है, और हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि अभी भी हम उस मंथली सपोर्ट जोन को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल एजिस लॉजिस्टिक्स का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा रहा है, और इन्होंने डिविडेंड भी आई थिंक 6 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड अलाउ किया है। अगर हम एजिस लॉजिस्टिक्स को देखें, इनका P&L स्टेटमेंट को देखें तो जो सेल्स ग्रोथ रही है वो 13% की, प्रॉफिटेबिलिटी 23% की, और स्टॉक का अगर 25% का। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट स्टिल ये एक वेल पोजिशन दिखता है मार्केट में एज़ कम्पेयर टू अदर पीयर्स। अगर इनके कंपटीशन की अगर आप कंपैरिजन करें तो एजिस लॉजिस्टिक्स में, ऑयल एंड गैस में जो अदर कंपनीज़ हैं, पेट्रोनेट LNG, गुजरात गैस, सभी में जो लगभग एक डिसेंटली, पेट्रोनेट LNG को छोड़ के बाकी सभी काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे भी ट्रेड करते दिखते हैं। और जो अडानी टोटाल है वो तो 134 के PE पे ट्रेड करता हुआ काफ़ी ज़्यादा, मतलब डिविडेंड है नहीं उस स्टॉक में, नेट प्रॉफिटेबिलिटी नियर ज़ीरो है, बट स्टिल इतने हाई प्रीमियम्स को अब्जॉर्ब करता है बिकॉज ऑफ इट्स रनिंग कैपेसिटी। तो स्टिल काफ़ी इसमें देखने की ज़रूरत है। बट हाँ, एजिस की तरफ से एक अच्छा रिजल्ट। भारत डायनेमिक्स को जब हम देखते हैं तो भारत डायनेमिक्स ने भी अपने Q4 के जो रिज़ल्ट्स आए हैं तो बहुत ही स्लगिश परफॉर्मेंस है, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। और जो भारत डायनेमिक्स का स्टॉक भी अगर हम देखें, डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, अगेन बीइंग PSU जैसा व्यवहार है, पूरा मार्केट रैली किया डिफेंस की वजह से, भारत डायनेमिक्स भी रैली किया, बट अगेन जो इनके सेल्स ऑर्डर्स हैं उनमें कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रगल करता हुआ स्टॉक है,
अगर मैं इसके चार्ट्स को ओपन करूं, मुझे इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत ही म्यूटेड दिखती है हमेशा। मार्केट कैप टू सेल्स पे अगर आप 10 साल का एवरेज देखेंगे तो अभी भी ये जो 2022 की इनकी सेल्स थी उन टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, और सिमिलर सेल्स नंबर्स इनके 2018 में भी थे। तो ओवरऑल सेल्स लगभग स्टैगनेटेड है, बट जो मार्केट कैप है वो बहुत एक्सपैंड हो गया है। और 105 का पी कहीं से भी ये स्टॉक 13 और 10 के ROC पे 105 का पी बहुत नाइंसाफ़ी है। तो आई वुड से बी वेरी माइंडफुल, और पिटाई तो होनी है इसकी, आज नहीं तो कल। श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने इनके FY26 नंबर्स आए, रिज़ल्ट ओके था, 27% का ऑर्डर फ्लो ग्रो था। अगर श्नाइडर इलेक्ट्रिक को अपन देखें तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक का अगर मैं मार्केट कैप टू सेल्स देखूं तो काफ़ी हाई प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और P&L स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो लगभग उनका जो ऑर्डर फ्लो ग्रोथ है वो लगभग 27% का ओवरऑल ऑर्डर ग्रोथ था। बट स्टिल मार्केट ने उतना प्रॉफिट उतना अच्छे से उसे नहीं लिया, और स्टॉक की लगभग कल 4% पिटाई हो गई। और अगर आज का श्नाइडर इलेक्ट्रिक का परफॉर्मेंस देखें, सो आज भी लगभग स्टॉक लगभग ज़ीरो म्यूटेड परफॉर्मेंस है, कोई बहुत ज़्यादा, सॉरी मैंने गलत श्नाइडर इलेक्ट्रिक ओपन किया हुआ था, ये करेक्ट श्नाइडर इलेक्ट्रिक है। और लगभग आज भी 0.06%, और कल तो काफ़ी हाहाकार मचा था स्टॉक में। मंथली एवरेजेस पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छी रैली के बाद लगभग ये अप ट्रेंड में कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड को मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। चौथी इसके बाद की जो मेजर बड़ी न्यूज़ हमें आती है, बाटा इंडिया का टाटा इंडिया हो गया है। बाटा को काफ़ी तगड़ा घाटा हुआ है, स्टॉक कल 4% के तकरीब टूटा था। अगर हम बाटा इंडिया को देखें तो ये बाटा की परफॉर्मेंस रही है मंथली टाइम फ्रेम पे, लगभग मंथली एवरेजेस से हम लगभग 73% से ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं मंथली हाई से, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बियरिश नेगेटिव है। बट अगर हम बाटा की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखने और समझने की कोशिश करें तो जो बाटा का नेट लॉस है, जो बाटा ने लगभग इंट्राडे में 4% की जो ये गिरावट थी, जो इनका नेट प्रॉफिट है लगभग 95.2% गिर गया। लगभग पिछले क्वार्टर में यही लगभग 46 करोड़ का नंबर था, जो इस समय गिर के कुछ नहीं तो 2.2 करोड़ आ गया। अब ये बहुत बड़ा लॉस है। ये क्यों हुआ? इसके दो मेजर फैक्टर है। पहला फैक्टर है VRS। इन्होंने कई सारे एम्प्लॉयज़ को जो उनको वॉलेंटरी सेपरेशन रिटायरमेंट देके VSR देके लगभग 28 करोड़ का वन टाइम पेमेंट करके उनको दे आस्क्ड देम टू लेट गो। और दूसरी चीज़ ये हुई कि बाटा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बाटा एक चेक कंपनी है जो कि चेकोस्लोवाकिया की है, और उनकी बाटा पाकिस्तान, बाटा इंडिया करके उनकी बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं। तो अगर उनकी किसी सब्सिडरी को बहुत सारा कैश उन्होंने रिज़र्व किया, लेट्स अज्यूम जब उन्होंने कमाई की थी तब USD INR का जो पेयर था वो 86 का था, लेकिन USD INR गिर कर अब लेट्स अज्यूम 96 99 आ गया, 96 97 आ गया। तो इस केस में बाटा को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि उनका फॉरेक्स जो अर्निंग्स थी उतना तो 20% रुपये ने टूट के उसको बराबर कर दिया। तो इस वजह से बाटा को 22.4 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ। मैनेजमेंट गाइडेंस काफ़ी म्यूटेड है, और अगर आप ओवरऑल देखें तो बाटा का मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखें तो ये सिक्लिकल साइकिल्स में काफ़ी नीचे लगभग 2.6 के मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखता है, जो कि लास्ट टाइम हमें 2016 में और उससे पहले हमें लगभग ये 2013 में देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ है ही नहीं बिज़नेस धंधे में, लगभग बराबर सेल्स ग्रोथ है लगभग 2023 से। और ओवरऑल अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ देखें 1% का, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी लूज़ हुई है, और ओवरऑल स्टॉक प्राइस टैंक हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमें आती दिखती है वो, अब मैं थोड़ा सा पिकअप करना चाहूँगा कुछ ब्रोकरेज कॉल्स पे और एनालिस्ट रिकमेंडेशन पे जो कि आई। येस्टरडे हमें जो मेजर कॉल हमें आती हुई दिख रही है आनंद राठी की तरफ से PGEL की ओर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे, जो टारगेट उन्होंने 675 का दिया है। और लगभग PGEL को अगर हम देखें तो PGEL हमें मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो ये अपने मंथली एवरेजेस के सपोर्ट को लूज़ कर चुका है। 5 बार इसने उन्हें रीगेन करने की कोशिश की और बार उसे रिजेक्शन ही हाथ में आया है।
अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे PGEL को देखें तो जो 675 का टारगेट दिया जा रहा है वो लगभग यहाँ से 30% ऊपर अपने ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग हाई की जोन है, उसको क्रैक करते हुए ये PGEL का टारगेट दिया गया है। जो FY26 में इनका जो एबिटा मिस था वो LPG शॉर्टेज की वजह से लगभग 27.5% का था, डिस्पाइट 13 से 14% का इंडस्ट्री का डिक्लाइन है RAC में, रूम एयर कंडीशनिंग में। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट रूम एयर कंडीशनिंग सेगमेंट में काफ़ी लीडर है। सो इनका जो रेवेन्यू क्या कर रहा है, जो आनंद राठी की कैलकुलेशन है कि वो 33% के आसपास से बढ़ना चाहिए। पर जो मेरा स्टैंडर्ड एनालिसिस है कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे अगर कोई चीज़ अपने एवरेजेस को छोड़ रही है तो मतलब ट्रेंड रिवर्सल है। अगर आप यहाँ पर टोटली देखने की कोशिश करें, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो आपको क्लियरली ये सिग्नल्स दिखते हैं कि TR मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। बार बार ये इन मूविंग एवरेजेस को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रोकरेज कॉल्स पे ना जाएं, सोच समझ कर अपना फ़ैसला लें और हमेशा क्या रीज़न है उस रिसर्च का उस पर कोशिश करें। अगर मैं रिसर्च बताऊं कि एक एनालिस्ट ने क्या सोचा होगा ये रिकमेंडेशन देने के लिए, ऑल्दो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो P&L स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो जो इनकी ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स ग्रोथ है 9% की है, बट प्रॉफिटेबिलिटी नीचे गई है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो गैस शॉर्टेजेस और इन वजह से थी। एनालिस्ट का अजम्पशन है कि गैस शॉर्टेजेस रिवाइव होते ही ये जो ड्रॉप है ये बाउंस में कन्वर्ट हो जाएगा लगभग 20 से 25% के, बट हमेशा ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अगर ये शॉर्टेज और इंक्रीज़ हो गई तो इस केस में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और 10% और 6% के धंधे पे ROC और ROE 10 से 6% का है। और अगर आप PGEL का कोविड के बाद से ग्रोथ को देखेंगे तो फिनोमिनल ग्रोथ रही है। लगभग अगर टोटल ग्रोथ लगभग 39 गुना ये स्टॉक बढ़ा था, एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर इट्स सेटलमेंट। सिमिलर वही रिपोर्ट हमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ पे भी आनंद राठी की तरफ से आते हुए दिखती है। लगभग सिमिलर लॉजिक फिनोलेक्स को भी अगर आप देखेंगे तो फिनोलेक्स का भी सेम वही कहानी है। कोविड के बाद में रैपिड ग्रोथ, अब मंथली मूविंग एवरेजेस पे मंथली मूविंग एवरेजेस को सस्टेन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। लगभग 2 बार का रिजेक्शन है। और फिनोलेक्स पे भी जब आपको सेल्स ग्रोथ जो देखने को मिलती है, अगर आप P&L स्टेटमेंट को देखेंगे तो 12% की सेल्स ग्रोथ है, 12% की प्रॉफिट ग्रोथ है और लगभग 14% का कैगर है। तो यहाँ पर एनालिस्ट का अजम्पशन है कि जैसे ही चीज़ें और ठीक होती हैं तो लगभग वो हम फिनोलेक्स पे जो टारगेट दिया गया है वो 240 का दिया गया है। तो अगर हम 240 के टारगेट के लिए लेके चले तो लगभग वही उसी रेंज में आके लगभग 22% के अपसाइड के साथ में हम रिक्लेम के ऊपर के लेवल्स को चेस कर रहे हैं। अगेन टेक अ कॉन्शियस कॉल, यहाँ पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लास्ट अपडेट आ रही है सोलर इंडस्ट्रीज़ को लगभग $1 बिलियन के आसपास का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें अगर सोलर इंडस्ट्रीज़ की आप नेट वैल्यूज़ को देखें तो सोलर इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी सेक्युलर ग्रोथ रही है, काफ़ी ज़्यादा सेक्युलर ग्रोथ रही है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है इनका। बट डिफेंस में एक अकेले चमकते हुए तारे होने की वजह से 12% की सेल्स ग्रोथ, 30% की प्रॉफिट ग्रोथ, और हम भैया लोगों ने मिलकर इसका प्राइस बना दिया 70% का प्राइस। ऑलरेडी हम ये मोमेंटम गेन कर चुके हैं। तो आपको काफ़ी सोच समझ के यहाँ पर फैसला लेने की ज़रूरत है कि सोलर इंडस्ट्रीज़ के साथ आपको क्या करना है। सो या गाइस, दीज आर द मेजर अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट्स। आई वुड गो नेक्स्ट टू ओवरऑल एनालिसिस। आज ही मार्केट क्लोज होने के बाद क्या रहे आज के, क्या हीरो थे क्या ज़ीरो थे। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो नैटको फार्मा की काफ़ी ज़्यादा पिटाई पड़ गई है, लगभग 13 से 14% की पिटाई पड़ी है नैटको फार्मा की। तो नैटको फार्मा को भी हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम्स पे स्ट्रगल करता हुआ अपने एवरेजेस को रिक्लेम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पिटाई है। नैटको वैसे प्रॉफिटेबल, वैसे साउंड बिजनेस है। अगर हम P&L अगर इनका देखें तो लगभग 32% की सेल्स ग्रोथ है, 139% का प्रॉफिट ग्रोथ है, बट स्टॉक प्राइस लगभग 24% है। ऑन्कोलॉजिकल ड्रग्स में काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इतनी पिटाई का भी कोई कारण होगा सो वो तो देखना पड़ेगा, अभी मैंने देखा नहीं है। बट नैटको फार्मा की काफ़ी पिटाई पड़ी है, ज्योति CNC, MCX की, GE शिप बिल्डिंग अगेन काफ़ी, BDL भी हमने पहले ही डिस्कस किया उसको। आरती इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देखें तो आरती इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी समय से पिटता ही हुआ चला रहा है, काफ़ी सेक्युलर ग्रोथ की कंपनी है, बट अगेन अपने क्वार्टरली एवरेजेस को और मंथली मूविंग एवरेजेस को क्लेम नहीं कर पा रही है। वीकली
टाइम फ्रेम पे भी हमें काफ़ी रेजिस्टेंस दिख रहा है, लगभग 4 लेवल पे रेजिस्टेंस है। और अगर हम इसको क्लेम करने की कोशिश करें रिट्रेसमेंट्स पे, तो यस, सारे ही रिट्रेसमेंट्स इसको आगे मतलब चैलेंज ही चैलेंज है। तो आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रहा काफ़ी कठिन है। विनर्स को अगर हम आज के देखें तो विनर्स में हमें आज दिखते हैं वॉकहार्ट, नेटवेब की जो डेटा सेंटर धूम है वो धूम मचा के ये स्टॉक गिरता है, धूम मचा के स्टॉक बढ़ता है। ओवरऑल अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो एक अप ट्रेंड है जो कि कंटिन्यूड है। थर्मेक्स, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ी सी होप दिखाते हुए फिर भी लेकिन नीचे की तरफ मार्केट ग्रेविटी उसे खींचते हुए। ओला इलेक्ट्रिक सट्टेबाजी वाला शेयर है, कुछ उसमें क्लियर अभी हमें नहीं दिखता है। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग अच्छा शेयर है, काफ़ी एजिस लॉजिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। अब अगर हम हीट मैप को देखें तो आज काफ़ी हमें बिकवाली देखने को मिलती है थ्रू आउट द सेक्टर्स। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेक्टर में HDFC बैंक, ICICI में काफ़ी प्रेशर बनता हुआ। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी आपके अगर आप जैसे देखें तो KI कमिंस इंडिया काफ़ी भारी बिकवाली, काफ़ी अच्छे रनअप के बाद। अगर आप अशोक लेलैंड में देखें तो 5% की गिरावट, जो काफ़ी बड़ी गिरावट दिखती है। सिर्फ हमें एनरॉन एनर्जी और कुछ ही काउंटर्स में, भारत फोर्ज में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखती है। बाकी IT में भी लगभग 1.5-1.25% की गिरावट। जोमेटो 2.5% नीचे करेक्ट होते हुए 251 पे क्लोज़ होता है। OFSS आपका पॉलिसी बाज़ार में भी लगभग 5% की गिरावट। नॉन एनर्जी मिनरल्स में टाटा स्टील में लगभग 3.25% की गिरावट, काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट है। JSW स्टील लगभग 2.5%, रिलायंस 2%, ONGC 3.25%। थ्रू आउट द बोर्ड काफ़ी पिटाई पड़ते हुए दिखती है आज। फार्मा में सन फार्मा पे काफ़ी ज़्यादा चोट है आज। बजाज ऑटो लगभग 3.25% डाउन है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 2.04% डाउन है। भारतीय एयरटेल पे भी काफ़ी गिरावट, भारतीय एयरटेल का जो टीएड प्राइसिंग मॉडल है उसकी वजह से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए ये अपडेट लगभग इसको मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड enjoying. I really enjoy being with you guys always as always। और अब आगे के अपडेट्स में एक स्ट्रक्चर करने की कोशिश करूँगा एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन आई वुड ट्राई टू मेक इट मोर स्ट्रक्चर्ड एंड आई वुड ट्राई टू यूज़ अ ड्राइंग टूल so that I can share these notes along with everybody for our future references. Okay guys, I'll take your leave. Bye.